नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सखा में जुगानी। आप देख रहे हैं जुगानी टॉक्स। और आज बात कर लेते हैं कि अगर हम बीच में अपनी एसआईपी को रोक देते हैं, कभी कभी आता है ना, या तो ऐसी कंडीशन आ जाती है या तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि मान लिया जैसे आदमी की कोई अगर जॉब वगैरह है वो छूट गई। जैसे अभी आपको पता ही है कि ऑटो सेक्टर में भी काफी सारी छंटनियां आने वाली हैं और हो सकता है और भी सेक्टरों में आए, क्योंकि अब ये नेचुरल फिनोमेना है और ये चलता रहता है। तो अब उस समय सबसे पहली बात तो क्या हो जाती है कि उस समय आदमी अपने आप को एक तो सरवाइव कर पाना हो जाता है, उसीलिए उसको इमरजेंसी फंड के लिए, सेफ्टी फंड के लिए, एक्सेट्रा के लिए आप लोगों को बताया जाता है। और खास करके मैं तो इस पर बार बार एम्फसाइज करता हूँ, प्लस टर्म प्लान लेने के लिए भी बार बार एम्फसाइज करता हूँ। सबसे पहले मैं बोलता हूँ कि मार्केट में सस्टेन करना, रिटेन करना सबसे जरूरी होती है। ये बात मैं आपको कितनी बार एम्फसाइज कर चुका हूँ। लेकिन आज एक प्रश्न ये उठता है कि अगर हम अपनी एसआईपी को बीच में रोक देते हैं तो क्या होगा। तो सबसे पहली बात तो इसको मैं अगर इनिशियल जो समराइज दोस्त अभी दो दूंगा, समराइजेशन दूंगा। एक तो इनिशियल जो समराइज दूंगा, उसके बाद में कुछ मेरे जो नोटेड फैक्ट्स हैं उनको मैं आपको बताऊंगा आज थोड़ा अलग तरीके से, ठीक है ना, क्योंकि नोटेड फैक्ट्स को भी बताना जरूरी होता है, उससे काफी सारी चीजें कवर हो जाती हैं। और लास्ट में फिर फाइनल समराइज करूंगा। तो पहली बात तो इनिशियल समराइज में क्या है कि अगर हम इस सब्जेक्ट पर चलते हैं तो इनिशियल समराइज में ये निकल करके आता है कि अगर आप मान लिया बाई द वे रोक भी देते हो तो आपको रिडीम नहीं करना है। बिकॉज क्या है, जैसा कि आप जानते हो, आपका साल तो पूरा हो गया है, लेकिन 11वें महीने का भी साल 11 से लेकर के 1 महीने तक का है, आपका साल तो आपका पूरा नहीं हुआ है। तो अगर उस समय आप अपने इन्वेस्टमेंट को छेड़छाड़ करते हो, क्योंकि हर एसआईपी आपकी क्या मानी जाती है, फ्रेश इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। ध्यान रखिएगा, फ्रेश इन्वेस्टमेंट मानी जाती है। तो अब हर ट्रांजैक्शन, इसीलिए उसका देखना ट्रांजैक्शन आईडी वगैरह आता है, उसका अपना रेफरेंस नंबर आता है, फलान दिमाग आता है। ट्रांजैक्शन आईडी तो अलग चीज हो गई, लेकिन वो उस पर आपकी लायबिलिटी 20% टैक्स की प्लस उस पर एग्जिट लोड की ये पक्का बन जाएगी। तो आप काफी सारी आपके ऊपर चपत लग जाएगी। तो नहीं बोलना नहीं बताएंगे। अब हम एसआईपी से जुड़े हुए कुछ आदमी किन किन कंडीशंस में करता है, उसके लिए कंडीशंस क्या होती हैं, उसका एम क्या होता है, फाइनल क्या होता है, तो ये सारी चीजें आपको अभी मैं जब समझाने की कोशिश करता हूं, उसके बाद में फाइनल समराइज करेंगे। उम्मीद करता हूं सेशन अच्छा रहेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा सा मुझे अपने इस पे चलने दें। देखो दोस्तों, मेन बात क्या हो रही है कि आपका फाइनेंशियल कंडीशन क्या है। कोई भी एसआईपी कंटिन्यू करने पर ये आपका डिपेंड करती है आपकी इनकम क्या और आपके एक्सपेंसेस क्या है, आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है। मैं बार बार बोलता हूं कि फैमिली बैकग्राउंड बहुत मायने रखता है, लेकिन आप लोग हैं कि इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं होते हैं। मैरिटल स्टेटस आपका क्या है, ठीक है। अब ये नहीं होना चाहिए कि ठीक है, मैं जैसे मान लिया एक जो है किसान परिवार का हूं, अभी मान लिया हमारी जो है श्रीमती जी तो चलो ठीक है एडजस्ट जो है कर लेती हैं, लेकिन अभी उनके लिहाज से देखा जाए तो उस समय जब हमारी शादी हुई थी 1997 में, तो उस समय हम बहुत पीछे थे। और उनके फादर बेसिक शिक्षा अधिकारी से रिटायर हुए हैं, उनके दोनों भाई क्या नाम अच्छा खासा कमा रहे हैं। तो उनके स्टेटस में और हमारे स्टेटस में अंतर था। वही सेम वकील साहब के फादर, वो फैजाबाद के अपना सीएमओ थे। और अब उनकी ससुराल में हमारे छोटे वाले मास्टर साहब की शादी हुई है। तो अब आप सोचिए उनका क्या स्टेटस रहा। सिद्धार्थनगर के बहुत बड़े जमींदार हैं, आज भी उनके घर में मतलब जो है आपके यहाँ पर पानी रखने के लिए चारपाई के नीचे आपके यहाँ पर वो आता है, अपना कहाँ रहता है, सवेरे उठाने के लिए आपको एक बंदा आता है जब वहां पर हम लोग जाते हैं। तो हमें ही नहीं, उनके पूरे अपने परिवार को करता है। अब हम सोचे कि हम उस स्टेटस को मेंटेन कर लेंगे तो जो है मेरे ख्याल से आज भी नहीं मतलब पॉसिबल है। बिकॉज उनका तराई का एरिया, जहां तक देखो उनके खेती खेत है, उनके पास पता नहीं कहां से उतने आदमी आते हैं, उतने अपना संसाधन आते हैं, वो सारी चीजें हैं। तो ये चीजें बहुत मैटर करती हैं। आपको ये लग रही होंगी कि नहीं, मतलब ये नहीं है, लेकिन आपको वो चीजें मैटर करती हैं। आगे कुछ अनचाहे प्रश्न भी आपके मन में आएंगे। निवेश कब और क्यों करना चाहिए, म्यूचुअल फंड में कब तक निवेश करना चाहिए, और म्यूचुअल फंड को कब बेचना चाहिए, कौन सा फंड बेस्ट है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है ना। तो अब इन सारी बातों को चलिए उसके बाद में आपको हम अभी कर लेते हैं, निश्चित कर लेते हैं। तो देखिए, एक सामान्य व्यक्ति को के निम्नलिखित आज की डेट में
आर्थिक लक्ष्य हो सकते हैं। सबसे पहला, एक साल में बच्चों की फीस 25,000 से 50,000 रुपए आप जो देख लीजिएगा कहाँ पे बनता है। अगर मान लिया प्राइवेट स्कूल में आप अपने बच्चों को भेज रहे हैं तो इतना तकरीबन बनेगा ही बनेगा। और बाकी आपका जो आदमी की जैसी, मतलब वही बोलता हूँ ना मैं भाई, जो जिसकी जितनी हैसियत है वो आदमी उतना ही काम करता है, ठीक है ना। अगर मान लिया अगले कुछ सालों में हमने कार लेनी है तो वो कार जो है आज के टाइम पर 7 लाख के अंडर में तो कोई कार है नहीं, 7 से 10 लाख रुपए, तो उसकी कीमत कम से कम मान लो 7 लाख वाले की 10 जाएगी और 10 वाले की 12-14 जाएगी। उसके हिसाब से 5 साल में इतना तो ये लोग बढ़ा ही देंगे, ठीक है। 10 वाले की 12 मान लो और 7 वाले का 8, 8.5 मान लो, तो इतना तो आपको करना ही पड़ेगा, प्लस जो आज का रेट है वो जोड़ना पड़ेगा, ठीक है। और उसके बाद में 10 साल के बाद में बच्चे की पढ़ाई के लिए, उच्च खर्चे के लिए आपको कम से कम 20 लाख रुपए चाहिए, 15 से 20 लाख रुपए चाहिए एट ए टाइम पे, नहीं ज्यादा तो 12 लाख तो चाहिए। 1-2 साल की फीस तो देने के लिए चाहिए ना। उसके बाद में चलिए लोन लेंगे, एजुकेशन लोन लेंगे, ले लेंगे, तो ये सब सबके खर्चे हैं, जनरल खर्चे हैं, ठीक है ना। उसके बाद में 18 साल में बच्चों की शादी के लिए भी आपको पैसा चाहिए, उसका भी जोड़ लीजिए अभी कितना होता है। तो ये सारे गोल आपके, मतलब आपके हो जाएंगे। जो आज का इनिशियल बच्चा है वो प्लान कर रहा है और जिनके प्लान वहां पर आ चुके हैं वो करेंगे। उसके बाद में आपको अपना घर लेना है तो घर लेने के लिए भी आज के टाइम पर कम से कम जो है 50 लाख से नीचे तो मेरे ख्याल से घर नहीं हो पाता है। तो अभी एबव में मतलब उसके बाद में देख लीजिए, ठीक है ना। और सबसे अहम फैसला क्या है, रिटायरमेंट, वो भी आपको करना है। तो आपका लक्ष्य, बार बार बोलता हूं, गोल, आपका एम, आपका विजन, आपकी ये सारी चीजें हमेशा मतलब आपके एक उस पे होना चाहिए, टारगेट पे होनी चाहिए। ये अगर टारगेट पे नहीं होती हैं तो वहां पे थोड़ी सी दिक्कत आने की संभावना हो सकती है। बच्चों की शिक्षा और खुद का रिटायरमेंट सबसे जरूरी है। 2 चीजें देखिए, मैं हमेशा बोलता हूं एजुकेशन इज द मस्ट, ठीक है ना। और ऊपर से रिटायरमेंट पर भी इंफेसाइज में क्यों करता हूं, क्योंकि भाई देखो उस समय क्या होगा, अभी हमारे हाथ पैर चल रहे हैं, अभी हम अपना काम कर सकते हैं, लेकिन आने वाले समय पर हमें सबसे ज्यादा जरूरत कब होगी, जब हमारे हाथ पैर थक जाएंगे, जब हम मुश्किल से अपना क्लिक करके काम कर पाएंगे। तो आज के टाइम पर हम शुक्रगुजार हैं कि अगर परमात्मा ने हमें उस लाइफ के स्टेज तक पहुंचाया तो कम से कम हम अपने आप को इस कंडीशन में रखें कि हमें कम से कम अपने बच्चों के आगे हाथ तो ना फैलाना पड़े। तभी बोलते हैं ना कि चलिए ठीक है, अब उस पर अगर करेंगे तो जो काफी लंबा सेशन हो जाएगा, ठीक है ना। किसी भी तरह से निवेश करने के लिए 4 आपके रिस्क फैक्टर है बेसिक, उन पर जरूर आपने ध्यान रखना है। सबसे पहला रिस्क कम से कम होना चाहिए। देखो दोस्त, मैं बार बार 100 माइनस एज का फार्मूला लेकर के चलता हूं और उसको आपको बार बार एम्फसाइज करता हूं कि यस ऐसा होना चाहिए, ठीक है ना। तो आज मैं थोड़ा अलग तरीके से मैं बोला, इसको नोट नाट करके फिर आपको उसके बाद में वो करता हूं, क्योंकि रिटर्न्स आपको मैक्सिमाइज मिलना चाहिए, वो भी मैं कोशिश करता हूं कि भाई कम से कम रिस्क में बेहतर से बेहतर रिटर्न कैसे मिले। लिक्विडिटी, जरूरत पड़े तो निवेश के पैसे मिलने चाहिए। अब ये नहीं कि सारे के सारे आपने स्मॉल कैप में डाल दिए, जब आपको जरूरत पड़ा, मान लिया कभी जरूरत पड़ा, उस समय आपके एमसी ने हाथ खड़ा कर दिया, बोला भैया मेरे पास तो कैश ही नहीं है, लिक्विडिटी करने जाएगा। अभी देखो उसका हुआ था ना, क्रैश टेस्ट जो है करवाया था ना सेबी ने, क्यों करवाया था सारे का, इसीलिए करवाया था कि भाई अगर ऐसी कंडीशन आती है तो आप कैसे पैसा देंगे हमारे इन्वेस्टर्स का। जैसे कि फ्रैंकलिन का हुआ था 2020 में, आपने देखा ही था, फ्रैंकलिन ने स्टॉप कर दिया, दुनिया हाय हाय करके छाती पीट पीट करके रह गई, बोला यार मेरा तो डेब्ट का पैसा था, ये भी रोक लिया फ्रैंकलिन वालों ने। 2-3 साल के बाद में इशू क्लियर हुआ। तो उस समय के लिए आपको सरवाइव करने के लिए होना चाहिए ना मेरे भाई, नहीं तो वो देखते रह जाओगे मेरा इतना करोड़ हो गया, इतना हो गया, घर में सारा सब्जी लाने के लिए रह जाएगा। बहुत लोगों ने अगर इमरजेंसी और वो नहीं किया है, जो सेफ्टी नहीं किया उसके बाद में हो गया है, तो उन चीजों को बहुत सोच समझ करके बड़े आराम से उन चीजों को जो बोल रहा हूं उसको ध्यान से सुनिएगा। और उसके बाद में टैक्सेशन अहम मुद्दा है, टैक्सेशन को हमेशा सोचना है। मैंने 10वीं बार बता दिया भाई, कारपोरेट वाले अपने टैक्स को कैसे करके ये वो, ये लायबिलिटी, ये खर्चे, ये वो अपना मैनेज कर देते हैं, लेकिन हम लोग पिसते रहते हैं। लास्ट में क्या होता है, अरे यार कमाई है तो टैक्स तो देना पड़ेगा, अब हम क्या करें भाई, सरकार से कैसे बच सकते हैं भाई, इसके अरे हमारी कमाई है यार, हमसे ज्यादा कमाने वाला
हमसे अच्छे स्कूल में बच्चे भेजने वाला, हमसे बढ़िया कपड़े पहनने वाला, हमसे बढ़िया गाड़ी रखने वाला जीरो टैक्स देता है सरकार को। क्यों? वो अपना अकल इस्तेमाल करता है और हम लोग ठहरे बुद्धू। तो बुद्धू मीन्स क्या है? अभी देखिए सेकंड टैक्स रिजीम, सेकंड टैक्स रिजीम में इस साल मैंने अपना आईटीआर फाइल किया है और बहुत लोगों ने, मेरे साथ वालों ने ओल्ड टैक्स रिजीम में, हमने सेकंड मतलब जो है न्यू टैक्स रिजीम, और हमने मतलब हमारे साथ वालों ने ओल्ड टैक्स रिजीम में फाइल किया। बहुत सारे सेठों को मैं जानता हूँ, बहुत सारे अपने मित्रों को जानता हूँ, अब मैं क्यों नाम लूं भाई, लेकिन उन्होंने करके उन्होंने बेनिफिट लिया है। मेरा जो है बमुश्किल से अर्चा खर्चा दिखा करके 40 से 50% ही निकल पाया है। तो ये है कहानी, ये है कहानी मेरे भाई। लेकिन चलो ठीक है, अब हमारे जैसा गुग्गू राम यही बोलेगा, बोलेगा भैया हमने तो जो सरकार को दे दिया अब इतना है। ठीक है, उसके बाद में कम रिस्क कम रिटर्न शॉर्ट टर्म के लिए उपयुक्त है, अधिक रिस्क अधिक रिटर्न लॉन्ग टर्म के लिए उपयुक्त है। ठीक है ना? और अनरियलिस्टिक, जिसका कोई घोड़ तोड़ नहीं होता। जैसे आप देखते हो ना, ये 3 लोगों को जोड़ लो, 5 लोगों को जोड़ लो, इतने दिन में 2 गुना कर दूंगा, 3 गुना कर दूंगा, वहां पे पैसे डूबने की आपके मैक्स टू मैक्स चांस होते हैं। वहां पे आप जाने की कोशिश नहीं करना। अगर आप जुआई टॉक से जुड़े हुए हो, जुआई टॉक से जुड़े हो तो स्लो एंड स्टडी आपको चलना पड़ेगा। जो आपकी एज है, जो आपकी उम्र है, जो आपकी कमाई है, लगे रहो, अच्छा खासा आप कंपाउंडिंग करके बेनिफिट ले लोगे। इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोलूंगा। म्यूचुअल फंड में निवेश करने से पहले आप अपने सारे कर्ज, देनदारी, जिम्मेदारी, सारे कर्ज, देनदारी, जिम्मेदारी, इसको जरूर देख ले। कर्ज समाप्त करने से यस, हेल्थ इंश्योरेंस तो लेना पड़ेगा भाई। कोई भी आपके पास डेप्ट है तो हेल्थ इंश्योरेंस तो मस्ट है ना, वो तो होना चाहिए। नहीं तो फिर उसके बाद में आप यहाँ पर वो करोगे, अपना कर्जा दोगे कि अब मुंबई दबे कुछ हो गया तो फिर क्यों जो है करोगे, अपना दवाई करवाओगे। तो ये चीजें बहुत जरूरी हैं। ठीक है ना? अभी उसके बाद में आपको आते हैं कि 1 साल से कम अवधि में तो मैंने आपको बताया हुआ, या सीधे आप अपने अपने बैंक में रखो, या अल्ट्रा जो है शॉर्ट टर्म फंड ले लो। लेकिन वैसे मैं उसकी भी एडवाइस नहीं करता। 1-2 सालों में, हमेशा मैंने बोला हुआ है, 1-2 सालों में आपको क्या करना है, हमेशा आपको अपने पैसे को फिक्स डिपॉजिट में रखना है, या बैंक में रखना है, या जहां पे, ठीक है ना, तो इनमें से कोई भी बैंक आप चुन सकते हैं। एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, प्राइवेट के ऊपरी 3 बैंक चुन लीजिए और वहां पर अपने पैसे को पार्क कर दीजिए। 3 से 5 साल अगर आपका टाइम होराइजन है तो आपको सिर्फ और सिर्फ 2 टाइप के फंड्स में जाना चाहिए मेरे भाई। 10वीं बार बता चुका हूं, डेप्ट फंड को छोड़ दो, बैलेंस एडवांटेज फंड को, बैलेंस फंड को, या ये हाइब्रिड इक्विटी फंड को। ठीक है ना? इसको आप लोग, ये मैं 10वीं बार बोलता हूं भाई, 3 साल से 5 साल का आपका होराइजन है तो, और उसके बाद में 4 से 7 साल का होराइजन है तो आप क्या लेंगे, लार्ज कैप और ज्यादा रिस्क लेने वाले मल्टी कैप ठीक रहेंगे। 4 से 5 से 7 साल मैं बोलता हूं, और 4 से 7 साल मान लीजिए। 10 से अधिक 6 से 10 वर्षों का अगर आपका समय है, 7 से 10 मान लो, वो आपका समय, तो आप मिड कैप में आराम से जा सकते हैं। इसीलिए तो मैं 1 डिकेड का टाइम मांगता हूं भाई आप लोगों से। 1 डिकेड का टाइम बार बार मैंने चिल्ला चिल्ला करके बोला है। ठीक है ना? और उसके बाद में अगर 10 साल से ज्यादा का समय, 10 से 15 साल का, तो आप स्मॉल कैप में आराम से चल सकते हो, कोई इसमें दो राय नहीं है। अब उसके बाद में आपको सावधानियां क्या क्या करनी चाहिए, कभी भी बेस्ट फंड की तलाश हमने नहीं करनी चाहिए, और कंसिस्टेंस रिटर्न वाले म्यूचुअल फंड में निवेश करें। बार बार बोलता हूं ना आपको, कंसिस्टेंसी 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 हमेशा। तो इन चीजों का ध्यान रखें आप। पिछले 1 से 3 वर्षों के चुनाव के आधार पर फंड का गलत होगा। हमेशा मैं 5 साल से पुराने फंड की सलाह देता हूं। कई बार अभी जैसे मेरे को धनंजय सर ने एनएफओ के बारे में पूछा था, तो अब उनसे मैं खुल करके बात करता हूं, इसलिए मैंने उनको सीधे एक लाइन में मना कर दिया, नहीं आपको जाने की जरूरत नहीं है। दूसरे किसी को बोल दूंगा वो तो अपना मुंह फुला लेगा, हाँ मेरे को बोल दिया उसके बाद में कर दिया। लेकिन भाई उनका अब थोड़ा सा उनसे बातचीत करते करते, उनके कमेंट्स को करते, मैं उनको बोल सकता हूं, नहीं जाने जो आजमाए हुए फंड है उनको ले लीजिए। अगले साल उनके पोर्टफोलियो को बैलेंस कर देंगे, 4-5 साल के लिए आराम से अच्छा खासा अपना गेन लेकर के जाएंगे। तो ये चीजें हैं। अब जैसे आदमी जब जुड़ा रहता है तो उसमें कोई बात नहीं है। अब उसके लिए तो हमें जो है अपना करना पड़ेगा ना। उनके लिए तो एकदम से ऑर्थोडॉक्स नहीं बन सकते हैं ना। अब जैसे मेरे किसी
जो सज्जन ने पूछा था SBI स्मॉल कैप का वो करो, मैं तो उग रहा हूँ, मैं तो ये कर रहा हूँ, मैंने उसका बनाया, क्या करूँ जो है उसने मेरे को बताया, अपना फोन करके बताया, बोला भैया मेरे को उस पर चाहिए, तो यस मुझे करना पड़ेगा, करना पड़ेगा। कौन नहीं करता भाई, अपनों के लिए हर कोई करता है, ठीक है ना। ये भी अपना ही परिवार है, लेकिन अब हर जगह पे हर उस पे कुछ हमारी मजबूरियां हैं, ठीक है ना। अब मेरे ख्याल से अब आपको जो है समझ में आ गया होगा कि आप इस हिसाब से और अपने जरूरत के हिसाब से म्यूचुअल फंड में निवेश करना चाहिए। और लास्ट में एक बात बताऊं कि संयम रखना बहुत जरूरी है, ठीक है ना, संयम रखना बहुत जरूरी है। और अगर आप SIP से निवेश कर रहे हैं तो मंथली तो नहीं, लेकिन क्वार्टरली कम से कम अपने रिटर्न को चेक करते रहें और उसके बेंचमार्क से और उससे अपना करते रहें और आराम से, ठीक है ना। और इसमें डिस्क्लेमर यही है, किसी भी तरह की निवेश करने से पहले आर्थिक सलाहकार की राय जरूर ले लें, क्योंकि ये जो मैंने जो भी बताया है ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है और सेबी और RBI की गाइडलाइन के मुताबिक मैं आपको किसी फंड का रिकमेंडेशन नहीं दे सकता हूं, ठीक है ना। लेकिन क्या है, मैं उसके फैक्ट्स को, फिगर्स को आपके सामने रख सकता हूं और वो मैंने रखने की कोशिश किया है। अब लास्ट में समोराइज में अगर इसको करता हूं तो समोराइज करने का यही है कि गोल विहीन, दिशा विहीन ना तो जिंदगी होनी चाहिए, ना ही निवेश होना चाहिए, ना ही कोई, यहां तक कि एजुकेशन भी नहीं होना चाहिए दिशा विहीन। आपका हमेशा एक टारगेट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? एक टारगेट होना चाहिए। और उस टारगेट पे अर्जुन के जैसे आपको फोकस करना चाहिए। जब आपका गुरु आपसे पूछे बेटा क्या दिखाई दे रहा है, तो आपको बोलना चाहिए गुरुदेव मेरे को मेरा रिटायरमेंट दिखाई दे रहा है, मुझे मेरे बच्चों की शादी दिखाई दे रही है, मुझे मेरे बच्चों की शिक्षा दिखाई दे रही है, मुझे मेरा बुढ़ापा दिखाई दे रहा है। तो अगर इस प्रकार से आप चलेंगे तो डेफिनेट आप अच्छा खासा ज्ञान लेकर के जाएंगे। और जुगानी टॉक्स पर तो आप भरमार रहेगी इस टाइप के आपको वैल्यूएबल जानकारी के लिए। जानकारी अच्छी लगती है तो प्रशंसा भी जरूर करनी है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू।